अभी हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई, उसको हम ऐसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई इज इक्वल टू फेवरेबल केसेस फॉर ई अपॉन टोटल केसेस या आउटकम्स, ठीक है। ये हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, ठीक है। सैंपल स्पेस हमने समझ लिया था, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ पे कुछ चीजों का मुझे ध्यान रखना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई जो है ये आपका लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 0, इन दो रेंजेस के बीच में ही रहेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई भी इवेंट जो है वो लेस देन 0 नहीं हो सकता। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 1 भी नहीं हो सकती, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। कुछ चीजों को हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद इसको रब कर दें। आपको एक और चीज, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट is 0, then that event is called impossible event, ठीक है। अगर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपको 0 मिल जाती है तो हम उसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। वहीं पे अगर आपको किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 मिल जाती है तो हम उसको बोलते हैं श्योर इवेंट, ठीक है। देन द इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट, ठीक है। ये कुछ अभी हम ये रिकैप कर रहे हैं थोड़ा बहुत, है ना, ताकि हमें ये कॉन्सेप्ट बैठ जाए, फिर हम अभी इस साल के जो भी क्वेश्चन है वो करेंगे। इसको रब करें। एक और चीज आपने पढ़ी होगी, ऑड्स इन फेवर, odds in favor of event E, odds in favor, ठीक है, का फॉर्मूला होता है, ये इस फॉर्मूले पे ही चलता है। odds in favor का मतलब है फेवरेबल इवेंट्स या फेवरेबल केसेस अपॉन अनफेवरेबल केसेस, ठीक है। फेवरेबल केसेस अपॉन अनफेवरेबल केसेस को हम ऑड्स इन फेवर बोलते हैं। उसी तरीके से ऑड्स अगेंस्ट फेवर फॉर इवेंट ई हो जाएगा अनफेवरेबल केसेस या अनफेवरेबल आउटकम्स अपॉन favorable outcomes। नंबर ऑफ अनफेवरेबल केसेस, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, नंबर ऑफ अनफेवरेबल केसेस, ये डेफिनेशन है। आपको ध्यान रखना है ऑड्स इन फेवर और ऑड्स अगेंस्ट फेवर जो है ये 1 से बड़े या छोटे हो सकता है ना। जैसे हमने प्रोबेबिलिटी तो बोला था ये 1 से आगे नहीं जा सकता, लेकिन इसके लिए पॉसिबल ये 1 से बड़ा हो सकता है ना। अब मान लो अगर फेवरेबल केसेस आपके पास 5 है और अनफेवरेबल 3 है, ये तो 1 के आगे चला गया ना, तो इसके लिए पॉसिबल है, ऑड्स के लिए पॉसिबल है, ठीक है। इतना समझ में आ गया? हाँ, 0 के पीछे नहीं जा सकता इन एनी केस, नेगेटिव हमें, हाँ जी, 0 मतलब नेगेटिव नहीं हो सकता, हाँ 0 1 के बीच में हो सकता है लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी 0 के पीछे नहीं जा सकता, ओके। इसमें फिर हमें ये तो हमने देख लिया। अच्छा, आपको मैंने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बताया था और बताया था उसके लिए ए इंटरसेक्शन बी 0 होता है, हाँ। अच्छा, अब हम यहाँ पे एक चीज देखेंगे, एडिशन थ्योरम, ठीक है। एडिशन थ्योरम, एडिशन थ्योरम आपको कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ए और बी। यहाँ पे आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। अब यहाँ पे देखो,
जो यूनियन, ये तो मालूम है आपको, इसको यूनियन पढ़ते हैं, इसको इंटरसेक्शन। अब ये जो यूनियन है इसको हम और भी रीड करते हैं, जो इंटरसेक्शन है इसको एंड भी रीड करते हैं, है ना। जैसे आपको क्वेश्चन में कई बार ना पूछते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग एंड क्वीन, तो इसका मतलब वो इंटरसेक्शन पूछ रहा है। लेकिन वहीं पे अगर आपको बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग और क्वीन, मतलब वो यूनियन पूछ रहा है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में आपको क्वेश्चन बहुत अटेंशन से पढ़ना है, क्योंकि किंग एंड क्वीन का आंसर कुछ और होगा, किंग और क्वीन का आंसर कुछ और होगा, ठीक है ना। मतलब क्या, जल्दबाजी में इस एंड को और को एंड बना के आंसर गलत निकाल देते हैं। तो इस चीज में थोड़ा सा अटेंशन देना है, एंड और में डिफरेंस होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। इसी एडिशन थ्योरम का फिर एक्सटेंशन है हमारे पास। मान लीजिए आपके पास A यूनियन B यूनियन C दिया हुआ है, तो हम इसको लिखेंगे A प्लस B प्लस C माइनस प्लस A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ठीक है। ये थ्योरम है जो आपको याद रखना है, ठीक है। इस फॉर्मूले पे हमें क्वेश्चंस करने होंगे। कोई एक क्वेश्चन मैं आपको सैंपल के लिए बता देता हूं, है ना, ताकि थोड़ा सा रिकैप हो जाएगा। अब देखो आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, a card is selected at random from 52 cards. Find probability that the card is red or king। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन इजी है, समझ में आ गया सबको। आपको बोला है कि 52 कार्ड्स हैं, है ना, क्वेश्चन को समझ लो। 52 कार्ड्स हैं जिसमें से हमने एक कार्ड रैंडमली निकाला, और आपको बोला कि कितने चांसेस हैं कि वो जो कार्ड है वो या तो रेड होगा या तो किंग होगा। अब ये जो है, अच्छा यहाँ पे देखो क्या वर्ड लगा है, और, तो मुझे क्या निकालना है, यूनियन, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड यूनियन किंग निकालना है। इसको हम कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इंटरसेक्शन, मतलब एंड, रेड एंड किंग। अच्छा यहाँ पे एंड और इनके मीनिंग मुझे मालूम हो, और एंड ये वर्ड्स के अगर मुझे मीनिंग मालूम चल जाए, मैं ये क्वेश्चन बड़ी इजीली कर लूंगा। इसके मीनिंग कई बार हमें मालूम नहीं होता है, किसी को मालूम है और का मतलब क्या है? एंड का मतलब, एंड का मतलब भी दोनों, और का मतलब भी दोनों। मैंने अगर और का मतलब एंड, अच्छा और का मतलब दोनों में से कोई एक, दोनों नहीं हो सकते। देखो एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, है ना। मैंने बोला आई वांट आस्था, है ना, एंड अनु टू कम विथ मी। मैंने क्या बोला, आई वांट आस्था एंड अनु टू कम विथ मी। क्या मतलब है इसका, अनु और आस्था दोनों ही मेरे साथ आए, है ना। लेकिन मैंने बोला आई वांट आस्था और आरती टू कम विथ मी। क्या मतलब है, दोनों में से कोई एक आ जाए तो भी चलेगा, दोनों आ जाए तो भी चलेगा, है ना। तो यहाँ पे और का मतलब एनी वन और बोथ, whereas एंड का मतलब है बोथ, ठीक है। इस चीज को हमें अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। अब इसको रब करें, यहां पे आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड्स निकालना है। हाउ मेनी रेड कार्ड्स, 26। 13 तो एक सूट्स में होता है, आपके पास 2 सूट हैं रेड वाले, तो हमारे पास हो गए 26 रेड कार्ड्स आउट ऑफ 52। अच्छा मैं इसको चाहूं तो सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन अभी मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूं। क्यों, थोड़ी देर में देखेंगे। अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ
king 4 by 52 how many kings 4 है ना। अभी हमने देखा था ना कार्ड्स वाले कार्ड्स जब हमने पढ़ा था तो हमें कितने 4 kings 4 queens एवरीथिंग 4 king। अच्छा अब हमारे पास आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इंटरसेक्शन किंग मतलब रेड एंड किंग। हाँ जी 28। अच्छा और देखो हम डेफिनेशन समझते हैं। रेड इंटरसेक्शन किंग का मतलब है रेड एंड किंग। रेड एंड किंग मतलब दोनों। हमने अभी एंड का मतलब समझा था दोनों। मतलब ऐसे कितने कार्ड हैं जो रेड भी हैं और किंग भी हैं। टोटल कितने कार्ड होते हैं किंग। किंग कितने होते हैं 4 किंग होते हैं। 4 किंग में 2 किंग है जो रेड है ना। मुझे रेड भी चाहिए किंग भी चाहिए। 2 ही ऐसे कार्ड हैं जो रेड भी हैं और किंग भी हैं। ये बात समझ में है ना। तो हम इसको लिख लेंगे 2/52। अब मैं वैल्यूज पुट कर दूंगा तो मेरे को मिल जाएगा कितना 26 by 52 plus 4/52 minus 2/52। आप इसको लिख लोगे 52 26 plus 4 minus 2 which is ठीक है। अच्छा इसको देखो हमने यहाँ पे ऐसे ही क्यों रहने दिया। इसको मैं चाहता तो 26 1s are 26 26 2s are 52 4 1s are 4 13s are है ना कर सकता था। लेकिन फिर यहाँ पे कैलकुलेशन में मेरे को दोबारा एलसीएम लेना पड़ता। अब देखो ये थोड़ा इजीली हो गया। अब आप चाहे तो इसको कैंसिल कर लो ठीक है ना। तो इसमें बेनिफिट क्या हुआ एलसीएम सबका जो है सेम मिल गया। तो ये आप करोगे तो आपका टाइम सेव हो जाएगा। ये बात समझ में आई ठीक है। अब हम आगे देखेंगे ठीक है। आगे हमारे पास है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ठीक है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आपको एक कंडीशन दी होगी ठीक है। अब इसको हम कैसे लिखते हैं जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ A when B है ना। A/B जो दिया हुआ है A when B। यहाँ पे हमें इस A के चांसेस निकालने हैं जब B ऑलरेडी हो चुका है ना। इसको हम A when B रीड करते हैं और ये एक्चुअली होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A when B has already occurred ठीक है। अच्छा देखिए इसको देखो यहाँ पे A when B प्रोबेबिलिटी ऑफ A when B has already occurred। तो इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं। अब इसका एक फॉर्मूला भी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A when B का फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। आपको इसमें देखो क्या ध्यान रखना है जो नीचे इधर पे आता है ना नंबर वही चीज यहाँ पे नीचे आ जाती है ठीक है। ऊपर हमेशा इंटरसेक्शन रहेगा। यहीं पे अगर मैं इसमें एक फिर रिस्ट्रिक्शन है ये जो आपका B है ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए ठीक है। मतलब B जो है ये इम्पॉसिबल इवेंट नहीं होना चाहिए। कोई भी इवेंट हो सकता है इम्पॉसिबल छोड़ के। सिमिलरली अगर आपको बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ B when A ठीक है B when A तो इसको आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ B सॉरी A ठीक है when A is not 0 ठीक है। ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के रूल्स। ये बात समझ में आ गई। इसमें हम क्वेश्चन करेंगे। अब देखो यहाँ पे ये लिख लिया सबने। एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें। इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या बोला है। A couple has 2 children. Find the probability that both are boys if it is known that older child is boy. है ना। जो बड़ा है वो लड़का है तो फिर जो छोटा बच्चा है वो भी लड़का है उसके चांसेस आपको निकालना
है ना। और आपको क्या बोला है कि एक कपल है जिनके कितने हैं, 2 ही बच्चे हैं। अब देखो हमको यहाँ पे पहले तो उनका सैंपल स्पेस बनाना है। तो सैंपल स्पेस में क्या हो सकता है, पहला लड़का और दूसरा भी लड़का, या फिर बॉय एंड गर्ल, ठीक है, या फिर गर्ल 1 बॉय 2, या फिर गर्ल 1 गर्ल 2, इतने ही चांसेस है। हम यहाँ पे सारे केसेस लेंगे। सैंपल स्पेस में तो देखो 2 बच्चे हैं तो उनकी कितनी पॉसिबिलिटीज है, ये सारी की सारी पॉसिबिलिटीज है ना। आप टोटल पॉसिबिलिटीज निकालोगे इररिस्पेक्टिव ऑफ आपको बुक में ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ना। हमने सारी पॉसिबिलिटीज निकाली कि जो भाई पहला और दूसरा दोनों लड़के हो सकते हैं, या लड़का लड़की हो सकता है, या लड़की लड़का हो सकती है, या फिर दोनों लड़कियां हो सकती हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम एक इवेंट ए डिफाइन करते हैं और एक इवेंट बी डिफाइन करते हैं। इवेंट ए आपको बोला है फर्स्ट चाइल्ड इज ए बॉय, ठीक है, और इवेंट बी डिफाइन करते हैं सेकेंड चाइल्ड इज बॉय, ठीक है। इवेंट ए हमने क्या ले लिया कि जो पहला है, जो फर्स्ट चाइल्ड है वो लड़का है, ठीक है, और इवेंट बी हमने क्या ले लिया कि जो सेकेंड चाइल्ड है वो भी लड़का है, ठीक है। हमें क्या है, देखो हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि दोनों जो है वो क्या हो, लड़के हो, इसीलिए हमने सेकेंड चाइल्ड जो है वो लड़के ले लिए। यहाँ पे एक्चुअली मुझे लिखना था सेकेंड चाइल्ड के बजाय बोथ आर बॉय, ठीक है, एंड नॉट सेकेंड बट बोथ आर बॉय, क्योंकि मुझे निकालना क्या है, फाइंड द चांसेस दैट बोथ आर बॉय। अब देखो हम यहाँ पे निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, द फर्स्ट चाइल्ड इज बॉय। क्या क्या हमें मिल सकता है, पहला बॉय, देखो B1 B2 मिल सकता है, या फिर B1 B2 मिल सकता है ना, यानी कि 2 आउट ऑफ 4, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ बॉय, है ना, दोनों ही लड़के हों, वो क्या हो जाएगा 1/4, है ना, क्योंकि देखो एक ही चांस है आपके पास। अगर हम उसका वो बनाते हैं, इवेंट बनाते हैं B1 B2, बस ये एक ही केस है, ये समझ में आया। तो कितना मिल गया ये मेरे को 1/4 मिल गया, ठीक है। इतना समझ में आ गया। इसको रब कर दें यहां से। अब देखो मुझे निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए, ठीक है, मतलब मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी दोनों में कॉमन, ए और बी दोनों में कॉमन क्या है ना, ये है 1/4 आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, है ना, ए इंटरसेक्शन बी हमें 1/4 मिल जाएगा। ये समझ में आया कैसे, देखो दोनों में कॉमन क्या है B1 B2, है ना, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स क्या थे 4 थे, तो 1/4 मिल गया। अब हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से। ए हमने कितना निकाला था 1/2 निकाला था, इसको आप जब सॉल्व करेंगे आपको 1/2 मिल जाएगा। इतना क्लियर है, इसमें कोई डाउट है आपको, हाँ किसी को डाउट है इसमें, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी आपको नहीं समझ में आया, अच्छा देखो यहाँ पे ए हमने क्या डिफाइन किया था कि पहला जो है वो बॉय होना चाहिए, बी हमने डिफाइन किया था कि दोनों बॉय होने चाहिए। अब मुझे सी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, दोनों में क्या कॉमन है, सिर्फ B1 B2 है, ये मिल गया। टोटल नंबर ऑफ इवेंट हमने कितने निकाले थे 4, और ये कितना इवेंट है एक ही है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/4 हो गई। इतना समझ में आ गया, हाँ तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, ये समझ में आया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसके आगे हम बढ़ेंगे
नेक्स्ट चीज जो है हमारे पास उसका नाम है इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब देखो इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है, दो इवेंट को हम कब इंडिपेंडेंट बोलेंगे, दो इवेंट्स को कब इंडिपेंडेंट बोलेंगे कि एक हमारे पास एक इवेंट ए है, एक इवेंट बी है, एक इवेंट का दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। वेरी गुड। जैसे आपने एक एग्जांपल दिया, हमारे पास एक कॉइन है और दूसरा डाइस है। अब कॉइन में हेड मिलता है कि टेल मिलता है, इसका कोई लेना देना नहीं है। डाइस में आपको क्या मिलेगा, अगर मैंने एक कॉइन को टॉस किया और साथ में एक डाइस को रोल किया, अब कॉइन में मुझे क्या मिलता है, क्या उसका कोई लेना देना है डाइस से, कोई लेना देना नहीं है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, इतना समझ में आ गया। हमारे पास दो लोग हैं ए एंड बी, ठीक है ना। अब इसको मान लो बुक्स रीड करना पसंद है, इसका कोई लेना देना नहीं है कि इसको भी बुक्स रीड करना पसंद है ना, इसकी शौक कुछ और हो सकता है। अच्छा, फिर मान लीजिए ए और बी दोनों शूटर है, ठीक है ना, शूटिंग है ना, जैसे शूटिंग करते हैं। अब ए और बी दोनों शूटर है, मान लीजिए दोनों क्या करते हैं, एक ही साथ खड़े होकर शूटिंग करते हैं, वन बाय वन। पहले ए शूट करेगा फिर बी शूट करेगा, ठीक है। अब मान लो ए का निशाना लग गया, क्या कोई लेना देना है कि बी का निशाना भी लगेगा, नहीं, लग भी सकता नहीं भी लग सकता है। तो ये सारे जो केसेस हैं इसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। नहीं, आपको जो है ना वो जो टारगेट है दोनों को अपना अपना दिया हुआ है ना। एक को निशाना लगाने के लिए बोला, उसका निशाना लग गया, दूसरे का निशाना लगा या नहीं लगा हम कुछ नहीं बोल सकते, है ना। फिर इंडिपेंडेंट इवेंट में आपको कुछ चीजें याद रखनी है। एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है, फॉर if A and B are independent, ठीक है। अगर A और B दोनों इंडिपेंडेंट है तो फिर उनका जो इंटरसेक्शन है वो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ A इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B मिलेगा, ठीक है। इसमें हम एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि मान लीजिए आपके पास एक आदमी है राम कैन हिट, हाँ जी, ये रूल आप लगाएंगे जब भी इवेंट्स इंडिपेंडेंट हो। आपको बोला राम कैन हिट अ टारगेट 5 आउट ऑफ 7 चांसेस, ठीक है। श्याम कैन हिट अ टारगेट 6 आउट ऑफ 11 केसेस, ठीक है। फाइंड द चांसेस दैट द टारगेट इज हिट once they both try। ये क्वेश्चन है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको क्या बोला है, आपको चांसेस निकालने हैं कि जो निशाना है वो लग गया, दोनों ने निशाना ट्राई किया और निशाना लग गया, आपको उसके चांसेस निकालने हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में मुझे क्या करना है, पहले तो क्वेश्चन समझ में आया भाई, राम का निशाना लगने के चांस है 5 आउट ऑफ 7, मतलब वो 7 बार अगर निशाना लगाता है तो 5 बार लग जाता है। ये 11 बार कोशिश करता है तो 6 बार निशाना लग जाता है। चांसेस निकालने की क्या बोला है, टारगेट इज हिट। टारगेट इज हिट का क्या मतलब है यहाँ पे, किसका, क्या हमने यहाँ मेंशन किया है कि फाइंड द चांसेस दैट द टारगेट इज हिट बाय बोथ। देखो वंस दे बोथ ट्राई, इसका क्या मतलब है, उन दोनों ने ट्राई किया लेकिन निशाना लग गया। अब देखो मान लीजिए मैं आप में से आप दोनों को मैं देता हूँ, है ना, आपको भी मैंने गोलियां दी, आपको भी मैंने गोलियां दी और आपको बोला कि निशाना लगाओ,
ठीक है, तो अभी मान लीजिए आपका निशाना लग गया, ठीक है, संगीता का निशाना लग गया, आस्था का नहीं लगा, क्या निशाना लग गया, हम मानेंगे टारगेट इज हिट और नॉट? हिट। अच्छा, आस्था का निशाना लग गया, संगीता का नहीं लगा, क्या अब हम बोलेंगे टारगेट इज हिट? अब भी हम बोलेंगे। अच्छा, दोनों का निशाना लग गया, तब भी बोलेंगे टारगेट इज हिट। ऐसे ही है ना, है ना, मतलब टारगेट इज हिट का यहाँ पे मतलब है मुझे सिर्फ निशाना लगाने से मतलब है, मुझे इससे मतलब नहीं है निशाना किसका लग रहा है। ये बात समझ में आ गई है ना? तो अब यहाँ पे इसको मैं रब कर दूं, है ना, 5 out of 7 और 6 out of 11, बस ये वैल्यूज हम याद रखते हैं। आपको यहाँ पे राम अभी वही करेंगे। आपको राम कितना दिया हुआ है 5/7 और श्याम दिया हुआ है 6/11। अगर मैं इनको A एंड B डिफाइन करता हूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A हो जाएगा 5/7, प्रोबेबिलिटी ऑफ B हो जाएगा 6/11। ठीक है, अब मुझे निकालना क्या है, द टारगेट इज हिट। इसका ये मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B। ये और वाली सिचुएशन हो गई, है ना। अभी हमने देखा दो में से किसी एक का निशाना भी लग गया या दोनों का भी लग गया, है ना। उस कंडीशन को थोड़ी देर पहले क्या समझा था, और समझा था, है ना। और का क्या मतलब होता है कि दोनों का हो जाए तो भी चलेगा, कोई एक हो जाए तो भी चलेगा। ठीक है, अच्छा, A यूनियन B, इसका हम फॉर्मूला लगाएंगे, एडिशन थ्योरम कहता है। हम इसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A, प्रोबेबिलिटी ऑफ B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, ये लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे मुझे A तो मालूम है कितना है 5/7, B मुझे मालूम है कितना है 6/11। व्हाट इज A इंटरसेक्शन B? ये कैसे निकालेंगे यहाँ पे A इंटरसेक्शन B? अब यहाँ पे देखो राम का निशाना लग गया, कोई लेना देना है, श्याम का भी लगेगा। श्याम का निशाना लग गया, कोई लेना देना है, राम का भी लगेगा। मतलब ये दोनों क्या है, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B, है ना, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो आप इसको लिख लोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब मैं इसमें वैल्यूज पुट कर दूंगा, ये हो जाएगा 5/7 प्लस 6/11 माइनस 5/7 इंटू 6/11। ठीक है, इसको फिर हम आगे सॉल्व कर सकते हैं, विच इज 7 11 कितना आ जाएगा, 5 11 जा 55, 6 7 जा 42 30। ठीक है, ये हो जाएगा 42 12 5 7 62 5 6 7 होगा 77। ये हमें चांसेस मिल गए कि दोनों का निशाना लग जाएगा। ठीक है, 67/77 आ रहा है, ठीक है ना। अच्छा, ये समझ में आ गया क्वेश्चन। हाँ, इसका देखो एक मेथड और है, इसमें मैं 2-3 क्वेश्चंस आपको बताता हूं। अब इसको रब करें, इसका एक मेथड और है। अब आपको इसके पहले एक चीज बता दूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार, इसका क्या मतलब है? A के ऊपर बार लग गया तो हम इसको लिख जाते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ A, A के नहीं होने के चांस। ठीक है, और आपको याद रखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ A होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A, है ना, क्योंकि इसमें एक थ्योरम है प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट A इज ऑलवेज 1। ठीक है, अब इसको हम रिवर्स डायरेक्शन में क्वेश्चन करते हैं। कभी कभी रिवर्स डायरेक्शन में हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना हेल्पफुल रहता है। ठीक है, इसको रब करें यहां से, इस थ्योरम को हम अप्लाई करेंगे। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A है राम का निशाना लग जाए, राम टारगेट को हिट कर दे, उसके चांसेस। ठीक है, अच्छा, राम का निशाना नहीं लगे, उसके चांसेस कितने हो जाएंगे 1 माइनस 5/7 विच इज 7 माइनस 5 2/7। प्रोबेबिलिटी ऑफ
B अगर आपको 6/11 दिया है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B नॉट कितना मिल जाएगा? 1 - 6/11 विच इज 11 में से 6 5/11। कितना समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट है किसी को? अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ A नॉट एंड B नॉट ये क्या होगा? ये तो आपको समझ में आ गया क्योंकि देखो इंडिपेंडेंट इवेंट है तो मैं इसको लिख लूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A नॉट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B नॉट, है ना? A का भी निशाना नहीं लगा, B का निशाना भी नहीं लगा, है ना? ये कितना मिल जाएगा आपको? 2/7 into 5/11 which is 10/77। ठीक है, ये हमने कौन से चांसेस निकाले? देखो यहाँ पे A नॉट एंड B नॉट है, यहाँ पे A नॉट एंड का मतलब है बोथ, मतलब ये वो चांसेस हैं जब दोनों का ही निशाना नहीं लगा है ना? लेकिन मुझे क्या चाहिए? निशाने लगने के चांस। अब देखो दिस इज मुझे निकालना क्या था? दोनों का निशाना लग जाए तो हम क्या करेंगे? 1 माइनस ये कर देंगे, मुझे क्या मिल जाएगा? दोनों का निशाना, किसी एक का तो निशाना लगा है तो हम उसको लिख लेंगे 1 - 10/77 which is 67/77। इसमें भी आंसर मुझे वही मिला, है ना? लेकिन दिस इज कंपैरेटिवली शॉर्टर, इसमें कैलकुलेशन इजी हो गया। हाँ वही तो है, ठीक है, वही चीज तो है। लॉजिकली अगर हम सोचें तो क्या है ये? A यूनियन B, है ना? ये समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट? अच्छा अभी हम एक क्वेश्चन देखेंगे। आपने दो मेथड्स देखे यहाँ पे, ठीक है ना? अच्छा जो दूसरा मेथड है वो हमें एक सिचुएशन में काम आता है जब आपको मोर देन 2 इवेंट्स दिए हो। अब देखो दो के लिए तो मेरे लिए इजी था, मान लो 4-5 इवेंट होते, जैसे आपको बोला है कि मैं एक क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन, है ना? मान लीजिए एक मैथ्स का क्वेश्चन, ठीक है? अब क्वेश्चन इज गिवन टू 5 स्टूडेंट्स। एक क्वेश्चन क्या किया हमने? 5 स्टूडेंट्स को दे दिया, है ना? A, B, C, D and E। चांसेस दैट A, B, C, D and E will solve the problem is 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 and 1/6 respectively। ठीक है, जैसा क्वेश्चन दिया हुआ है आपको बोला है कि फाइंड चांसेस या फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट the question is solved। ठीक है, फाइंड चांसेस दैट द क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन अगर हम सोचेंगे थोड़ा सा ये मुश्किल हो जाता है। कैसे? देखो यहाँ पे आपको बोला है कि A B C D E, ये इनको मैंने एक प्रॉब्लम दे दी, मान लो एक मैथ्स का क्वेश्चन दे दिया कि भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। अब A जो है वो थोड़ा सा होशियार है तो उसके चांसेस 1/2 है सॉल्व, B थोड़ा कम होशियार है तो उसके चांसेस 1/3 है, ऐसे ये सबके चांसेस है। अब कितने चांसेस हैं कि वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा? मुझे क्या करना है? सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करवाना है। अब मुझे इससे मतलब नहीं है कि वो क्वेश्चन इसने सॉल्व किया, इसने सॉल्व किया, इसने सॉल्व किया, या इन सब ने सॉल्व किया, या इनमें से किसी 2 ने किया, या 3 ने किया, या 4 ने किया। मुझे किससे मतलब है? मुझे सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व होने से मतलब है। मतलब एंड का सिचुएशन है, और का सिचुएशन है, और का सिचुएशन है, क्योंकि कोई एक भी कर दे तो भी मेरा काम बन जाएगा, 2-3 मिलके कर दे तो भी हो जाएगा, सारे कर दे तो भी हो जाएगा, है ना? दैट मींस मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन C यूनियन D यूनियन E। अब इसका फॉर्मूला नहीं है मेरे पास, यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई, यहाँ पे मेरे पास इसका फॉर्मूला नहीं है, है ना? अगर फॉर्मूला
मान लो बनाएंगे भी तो बहुत लंबा बनेगा। देखो बना भी लोगे तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 सेट्स हैं, तो ये बहुत लंबा फॉर्मूला हो जाएगा, मुश्किल भी हो जाएगा। हाँ, अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इसको हम रिवर्स डायरेक्शन में करते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन को हमने सेकंड मेथड से किया था। कैसे? probability that A will not solve the problem 1 minus 1 by 2 probability that B will not solve the problem 1 minus 1 by 3 कितना मिल जाएगा? probability that C will not solve the problem probability that D will not solve the problem probability that E will not solve the problem, है ना? ये हमने क्या निकाला कि ये क्वेश्चन ए से सॉल्व नहीं हुआ, बी से सॉल्व नहीं हुआ, सी से, डी से एंड ई से सॉल्व नहीं हुआ। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको रख करें यहाँ से, ये वैल्यूज को लिख लिया आपने, है ना? अच्छा, अब आपको निकालना क्या है, मान लीजिए वो क्वेश्चन ए से भी सॉल्व नहीं हुआ, बी से भी सॉल्व नहीं हुआ, सी से भी सॉल्व नहीं हुआ, डी से भी सॉल्व नहीं हुआ और ई से भी सॉल्व नहीं हुआ। ठीक है, क्या आ जाएगा ये, इसको आप, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। अच्छा, इंडिपेंडेंट इवेंट में ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, ए टू बी, ए बी सी तीनों इंडिपेंडेंट है तो हो जाएगा ए टू बी इंटू सी। इसको आप कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो, तो हम इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, है ना? ई बेसिकली ए नॉट, बी नॉट, सी नॉट, डी नॉट, ई नॉट, एन नॉट, ए बी सी डी ई। ये चांसेस है कि वो क्वेश्चन 5 में से किसी ने भी सॉल्व नहीं किया, है ना? मतलब वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, है ना? अच्छा, ए नॉट हमने कितना निकाला था 1 by 2, बी नॉट 2 by 3, सी नॉट 3 by 4, डी नॉट 4 by 5, ई नॉट 5 by 6, 5 सब कैंसिल, 1 by 6 बच गया। मतलब 1 by 6 चांसेस है कि द क्वेश्चन इज नॉट सॉल्व्ड। मुझे निकालना क्या है, तो 1 माइनस नॉट सॉल्व्ड के चांसेस विच इज 5 by 6। ये आपको मिल गई प्रोबेबिलिटी दैट द क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। ठीक है, तो जब ऐसे ज्यादा वैल्यूज आते हैं तो आप इस टेक्निक को अप्लाई कीजिए, अदरवाइज अगर 2 ही वैल्यूज है तो आप उस मेथड से कर सकते हैं, एडिशन थ्योरम एंड इंडिपेंडेंट इवेंट दोनों से। ठीक है, चांसेस है, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं जिसके ज्यादा चांसेस है आने के, थोड़ा सा वो क्या होता है फर्स्ट अटेम्प्ट में समझ में नहीं आता। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन देते हैं, ये 2-3 बार शायद आ भी चुका है। आपको बोला है ए स्पीक्स ट्रूथ, ठीक है, ए स्पीक्स ट्रूथ 90% ऑफ केसेस, बी स्पीक्स ट्रूथ 60% ऑफ केसेस। ठीक है, फाइंड प्रोबेबिलिटी that they contradict each other in narrating the same fact। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो पहले मुझे इस क्वेश्चन को समझना है। इस क्वेश्चन को ठीक से समझ लें तो ये इजी क्वेश्चन है। वैसे तो आपको यहाँ पे बोला है कि ए जो है वो 90% ऑफ केसेस सच बोलता है ना? अगर 10 बातें हैं तो 9 बातें तो सच बोलेगा, 1 बात झूठ बोलेगा। वेयर बी क्या है, 60% ऑफ केसेस सच बोलता है, 10 में से 6 बातें सच बोलेगा तो 4 बातें वो झूठ बोलेगा। अच्छा, आगे आपको बोला है कि आपको फाइंड प्रोबेबिलिटी या फाइंड चांसेस दैट दे कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर। इसका क्या मतलब है? कॉन्ट्राडिक्ट मतलब, कॉन्ट्राडिक्ट का मीनिंग क्या है? 2 लोग अगर अलग अलग बातें करें तब हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। एक ने बोला कि इलाहाबाद यूपी में है, दूसरा बोल रहा है इलाहाबाद कश्मीर में है ना? तभी हम बोलेंगे कॉन्ट्राडिक्शन। देखो, अगर दोनों सच बोल रहे हैं तो भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, दोनों झूठ बोल रहे हैं तो भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है ना? लेकिन हाँ, 2 में से एक सच बोल रहा है दूसरा झूठ बोल रहा है तो कॉन्ट्राडिक्शन है।
ऐसे ही है ना, दोनों झूठ बोल रहे हैं तो भी झूठ हो गया, दोनों सच बोल रहे हैं तो सच हो गया। लेकिन दो में से एक सच एक झूठ बोल रहा है तो फिर वो क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, भाई एक ने दूसरे की बात कट कर दी। लेकिन अगर दोनों अलग तरह का झूठ बोले तभी तो कॉन्ट्राडिक्ट होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। झूठ सेम है नहीं, यहाँ पे दोनों झूठ बोल रहे हैं तो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे हैं ना भाई, दोनों झूठे हो गए फिर तो। हाँ, अगर दोनों ही झूठे हैं तो हम उनकी बात मानेंगे? हाँ, दोनों ही झूठे हो गए ना, दोनों सच्चे हैं तो उनकी बात मान लेंगे, दोनों झूठे हैं तो हम दोनों की बात नहीं मानेंगे। लेकिन दो में से एक झूठ एक सच बोल रहा है तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ, अब देखो इस कंडीशन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, आपको बेसिकली निकालना क्या है कि ए जो है सच बोल रहा है और बी झूठ बोल रहा है, तो वो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया है ना। लेकिन यहाँ पे एंड आपको इंटरसेक्शन लगाना पड़ेगा, मतलब साइमन ये दोनों काम इकट्ठे होने चाहिए, ए सच बोले और बी झूठ बोले, है ना। तो इंटरसेक्शन लगाओगे, ए स्पीक्स ट्रुथ एंड बी स्पीक्स अ लाई, है ना। या फिर ए झूठ बोल रहा है और बी सच बोल रहा है, ए विल स्पीक अ लाई एंड बी विल स्पीक अ ट्रुथ, दो में से या तो ये कंडीशन ट्रू हो या तो ये कंडीशन ट्रू हो, है ना। अच्छा, इस और को हटा के मैं क्या लिख सकता हूँ, यूनियन लिख सकता हूँ, इतना समझ में आ गया। अच्छा, ए और बी, ए सच बोल रहा है बी सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है ना। मैं इसको लिख सकता हूँ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार, यूनियन आ गया तो मैं इसको प्लस लिख लूंगा, क्योंकि देखो आपको इंटरसेक्शन का मतलब मल्टीप्लाई, यूनियन का मतलब प्लस, है ना। ये भी आप लोग ने पढ़ा है 11th में। अच्छा, अब इसको हम लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये भी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। इतना समझ में आ गया सबको? देखो ए सच बोल रहा है, उसका कोई लेना देना तो है नहीं, बी सच बोलेगा कि झूठ बोलेगा, बी ए झूठ बोल रहा है, इसका कोई लेना देना तो है नहीं, बी सच बोलेगा या झूठ बोलेगा, तो ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है ना। अब यूनियन है तो मुझे प्लस लिखूंगा मैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे यूनियन है तो हमने इसको प्लस लिख दिया, अभी इतना समझ लो। अच्छा, यहाँ पे ए है, ए हमारा कितना दिया हुआ है 90% यानी 90/100, बी नॉट, अच्छा बी कितना सच बोलता है तो कितना झूठ बोलेगा 40%, अच्छा ए कितना झूठ बोलेगा 10%, है ना, 90% सच बोलता है तो 10% झूठ बोलेगा। अच्छा, बी कितना सच बोलता है, इसको हम सॉल्व करते हैं, 9 4 36 और 6 10 60, 600 हो गया, नीचे 100 ये आ गया, 36 एंड 6 कितना हो गया 42, ये मिल गया, 0 0 कैंसिल, कितना मिल गया 42/100 विच इज 42%, ठीक है। तो कितना आंसर आ गया 42%, 42% केसेस है कि वो दोनों एक दूसरे की बात को कट करेंगे, ठीक है, ये समझ में आ गया, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट केस है, इसमें फिर और आगे हम क्वेश्चन करेंगे।